नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑलिव बोर्ड में। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग यहाँ पे दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का ये पोर्शन। ये सेशंस लगातार आपके लिए मिलते रहेंगे जिसमें हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके के क्वेश्चन आपके आरएएस में आए हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे आरएएस में पूछे जाएंगे, उन्हें आराम से पूरी तरीके से डिटेल तरीके से समझेंगे और इस तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से हमें अपनी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करना है, ताकि इसके कारण किसी भी तरीके से हमारे मार्क्स जो हैं आरएएस में ना कटें। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से, तो यहाँ पे आपके मार्क्स फिक्स मार्क्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। मतलब यहाँ से आप पक्के अपने मार्क्स बना लेंगे अपने प्रीलिम्स में। और प्रीलिम्स में मेन बात यही है कि जहां पे आप ज्यादा मार्क्स बना पाए उन्हें मार्क्स बना ले, और कहीं पे कुछ ऐसे टफ क्वेश्चंस हो जहां पे आपके मार्क्स जाएं, छूट जाए, कट जाए, तो उसका ये यहाँ पे क्या करें, पूरी तरीके से भरपाई कर दें। तो स्वागत है आप सभी का ऑली बोर्ड में दोस्तों, और स्टार्ट करते हैं आज से अपनी इस सीरीज को। तो ये है राजस्थान पटवारी का क्रैश कोर्स जो यहाँ पे ऑली बोर्ड आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो जुड़े हमारे साथ ऑली बोर्ड पे, और यहाँ पे अपने इस क्रैश कोर्स के साथ राजस्थान पटवारी का पूरा कंप्लीट कोर्स आप लोग बेहतरीन फैकल्टीज के साथ खत्म करें, जहाँ पे आपको 120 प्लस लाइव क्लासेस मिलेगी, 10 नए पैटर्न के आपको मॉक मिलेंगे, और सभी विषय जो है वो आपके संपूर्ण तरीके से कवर होंगे। 50% का यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप सक्सेस कोड का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे ऑली बोर्ड में तुरंत जुड़ के आप इस कोर्स को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसी तरीके से हमारा हाई कोर्ट आरओ का यहाँ पे बैच है, जिसमें आप अगर 50% ऑफ चाहते हैं तो आप सक्सेस कोड का इस्तेमाल करके ऑली बोर्ड पे इस बैचेस के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको 250 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, और साथ में पीडीएफ से लेके बाकी सब करंट अफेयर के नोट्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों ये है हमारा यूपीपीसीएस आरओ का सिलेक्शन बैच। 220 से ज्यादा प्लस आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। ध्यान रखिएगा 50% आपको डिस्काउंट यहाँ पे सक्सेस कोड इस्तेमाल करने के बाद मिल सकता है। मॉक टेस्ट पूरे मिलेंगे, और ध्यान रखिएगा सारे नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं अब यहाँ पे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आरएएस में पूछे जाते हैं। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, और साथ साथ में उसी के रिलेशन में हम और भी नए क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। दोनों को यहाँ पे अटेम्प्ट करते चलेंगे, पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे हर एक चीज की उससे रिलेटेड, ताकि आपके एग्जाम में अगर फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो आप उन्हें बड़े आराम से अटेम्प्ट कर पाए। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ हम इन सीरीज को लेके चलेंगे, ताकि आप यहाँ पे अपने मार्क्स जो हैं पॉलिटी में काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से पक्के कर पाए। तो यह है दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने, जो आपके आरएएस में पूछा गया 2013 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में दी गई है लिस्ट एक्स और लिस्ट वाई। ठीक है, और यहाँ पे आपको नीचे दिए जो कोड्स हैं इसमें से सही ऑप्शन यहाँ पे आपको चुनना है। तो पहले एक बार आप क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लें इस क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद हम इसे देखते हैं कि इसे अटेम्प्ट कैसे करना है और क्या चीजें हमें इसमें मेन तौर पे ध्यान रखनी थी। चलिए, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ए है वो कह रहा है कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, यहाँ पे इन्हीं ऑप्शन में से आपको चूज करना है। नेक्स्ट कह रहा है ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। थर्ड पॉइंट कह रहा है मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटिंग राजस्थान प्रिंसली स्टेट। ठीक है, तो किसी राजस्थान प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और नेक्स्ट आ रहा है चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें तो ये हमारा जो क्वेश्चन बनता है आपका, ये किस टॉपिक का है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। और वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जो किसी ना किसी तरीके से आपकी इंपॉर्टेंट हैं संविधान की मेकिंग में। तो इन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को रिलेटेड जो भी बातें थी वो हमें पता होनी चाहिए थी। अब सिंपल सी बात देखते हैं, इस क्वेश्चन को अगर हमें अटेम्प्ट करना है 100% तरीके से सही, ठीक है, बिना गलती के और कम समय में, तो यहाँ पे अगर कुछ भी चीज ध्यान न रहे, ठीक है, जब आपने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो कम से कम इतनी चीजें तो हम अच्छे से ध्यान रखेंगे
यहाँ पे कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे, पहले वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे। हमें मालूम है पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, H.C. मुखर्जी जी थे। कौन थे, H.C. मुखर्जी। तो अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो ए के साथ 4 केवल आपका बी में आ रहा है, बाकी ऑप्शंस देखने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप 100% अपने ऑप्शन पे श्योर है, कोई जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की, आप सीधा बी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आपकी ये 100% श्योर बात है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही जवाब। बट यहाँ पे थोड़ी और चीजों को हम समझते हैं कि हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है। तो कुछ चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो उन्हें थोड़ा सोचिएगा कि क्या आपने जब इस चैप्टर को पढ़ा, भारतीय संविधान के निर्माण इस चैप्टर को पढ़ा है, तो क्या आपने ये सारे पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दिया है। और अगर आपने नहीं दिया है तो कृपया करके इसके ऊपर आप ध्यान दें, क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, तो ये पहली बैठक हुई थी आपकी संविधान सभा की। तो ये पहली बैठक जब हुई आपकी, तो यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या चुना गया था, आपका सच्चिदानंद सिन्हा जी को यहाँ पे चुन लिया गया था टेम्परेरी स्पीकर। क्या चुना गया था, टेम्परेरी स्पीकर चुना गया था, या फिर आप जिसे आज के टाइम में कहते हैं प्रोटम स्पीकर। क्या कहते हैं, प्रोटम स्पीकर कहते हैं। प्रोटम स्पीकर का काम यह होता है कि जो आपका चुना हुआ स्पीकर जो होगा सभा का, उसको शपथ दिला देना, ओथ दिला देना, और इनका कार्यकाल उसी के बाद खत्म हो जाता है। तो इंडिया में आज भी ये प्रोटम स्पीकर की जो प्रथा है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रोविजन को अभी तक रखा है हमने। और ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस है, ध्यान रखिएगा, ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस है, और इसके लिए कोई चुनाव नहीं करना होता। जो सभा का सबसे सबसे उम्रदार सदस्य होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे प्रोटम स्पीकर या फिर टेम्परेरी स्पीकर के तौर पे बना दिया जाता है। तो ये चीज हम अभी तक करते हैं अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम में। अभी भी हमारे यहाँ प्रोटम स्पीकर चुने जाते हैं। वो जो हमारे जो सदस्य के जो भी हमारा स्पीकर ऑफ द हाउस होगा उसको शपथ दिला देंगे और इनका टर्म खत्म हो जाता है। तो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्परेरी स्पीकर के तौर पे नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद यहाँ पे, तो ये हमने देख लिया। अब उसके बाद यहाँ पे 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद यानी जस्ट उसके वापस बैठक होती है, और यहाँ पे क्या किया जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बना दिया जाता है, इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है, प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। किस चीज का ध्यान रखेंगे, किसका प्रेसिडेंट बनाया जाता है, संविधान सभा का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। किसका, संविधान सभा का प्रेसिडेंट बनते हैं। तो 11 दिसंबर को 1946 में राजेंद्र प्रसाद जी को, ये बात ध्यान रखिएगा, इन्हें जो बनाया गया है प्रेसिडेंट, ये देश के प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, ये प्रेसिडेंट बने हैं, अध्यक्ष बने हैं किसके, आपके संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और इसी तारीख को कुछ और काम होता है, बी एन राव जी को बनाया जाता है यहाँ पे क्या, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया जाता है, संवैधानिक सलाहकार के तौर पर इन्हें नियुक्त किया जाता है। संवैधानिक सलाहकार के तौर पर ये यहाँ पे नियुक्त होते हैं बी एन राव। और यहाँ पे आपके एच सी मुखर्जी और के टी कृष्णमाचारी, ठीक है, इनको यहाँ पे क्या नियुक्त किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन आपको ध्यान रखना है, H.C. मुखर्जी जी को क्या बनाया जाता है, आपका वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। किस तारीख को, 11 तारीख को। तो पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे संविधान सभा के, H.C. मुखर्जी थे, ध्यान रखना है ये चीज आपको। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद सारे के सारे, और रही बात यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी किसके पास थी, तो वो जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। तो बाकी अगर इतने ज्यादा फैक्ट आपको ध्यान नहीं रह पाए तो कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस हो जाते हैं ऑप्शंस अगर आप ध्यान से देखते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा सही जवाब। तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाता अगर आपने थोड़ी सी चीजों को ध्यान दिया होता। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये कमेटी किसके पास थी, तो यहाँ पे अगर हम
जब हम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के जब निर्माण की बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी समितियां थी, बहुत सारी कमेटियां बनाई गई थी, और हर एक कमेटी क्या कर रही थी, एक फिक्स कार्य को पूरा कर रही थी। कोई एक काम था, उस काम को ये कमेटी देख रही थी। ठीक है। और यहाँ पे इसके थे अध्यक्ष, चेयरमैन थे। तो यहाँ पे मेन आपको ये ध्यान रखना है कौन सी कमेटी के चेयरमैन कौन थे, ये मेन चीज है। जैसे यूनियन पावर कमेटी, तो ये ध्यान रखना है, यूनियन पावर कमेटी यानी संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ संविधान समिति, ये भी जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल जी के पास। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, ये किसके पास थी, बी आर अम्बेडकर जी के पास। फिर उसके बाद यहाँ पे है एक एडवाइजरी कमेटी। तो एडवाइजरी कमेटी में ऑन फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, ट्राइबल अनुसूचित क्षेत्र और एक्सक्लूडेड एरिया। तो ये एक एडवाइजरी कमेटी थी जिसके अंदर ये सारी सब कमेटी थी, फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरिया। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल थे। कौन थे, सरदार पटेल। और इसमें ध्यान रखिएगा जो ये फंडामेंटल राइट कमेटी थी, सब कमेटी, इस कमेटी के अंदर इसके यहाँ पे हेड कौन थे, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी जी। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रूल्स प्रोसीजर कमेटी। रूल्स प्रोसीजर कमेटी के हेड यहाँ पे कौन थे, आपके राजेंद्र प्रसाद थे। स्टेट कमेटी यानी राज्यों के लिए समिति, इसके कौन थे, आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। फिर आती है स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। तो ये 8 मेजर कमिटीज हैं जो आपको ध्यान रखना है, और इसके साथ साथ कुछ माइनर कमिटीज भी थी। तो माइनर कमिटीज में ये सारी कमिटीज हैं। तो अब इसमें डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का मूड कहाँ खराब हो जाए। वैसे इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। माइनर कमिटीज में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक नेशनल फ्लैग वाली पे पूछ लिया जाएगा ज्यादा से ज्यादा, जिसमें राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वाली में पूछ लिया जाए। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, और ध्यान रखिएगा ये मेंबर नहीं थे आपके संविधान सभा के। ठीक है, नॉट अ असेंबली मेंबर। ठीक है। तो एस वर्धाचारी जी। फिर उसके बाद लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमीशन जो है एस के धर, ये भी एक असेंबली मेंबर नहीं थे। ठीक है। फिर उसके बाद एडॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, ये क्या थे, वर्धाचारी जी, ये आपके असेंबली मेंबर नहीं थे। तो यहाँ पे आपसे कुछ ये कमेटी पूछ ली जाए, जिसमें नेशनल फ्लैग कमेटी को पूछ दिया जाए, बाकी सबकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। ठीक है। तो मेन आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, मेजर कमेटीज को ध्यान रखना है। अब जो ये क्वेश्चन हमने देखा, इसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी रिलेटेड हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देखिए, हु पुट फॉरवर्डेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले संविधान सभा की जो मांग है, विचार जो है, ये किसने यहाँ पे रखा। तो हम यही करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देखेंगे साथ में। ठीक है। और साथ में उससे रिलेटेड ही टॉपिक्स के हम और क्वेश्चंस देखेंगे, और चीजों को अच्छे से समझते चलेंगे, जो उससे और क्वेश्चन आपके अच्छे बेहतरीन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हम क्वेश्चंस को पहले बेसिक ही रखेंगे, ज़्यादा लेवल हाई नहीं करेंगे, और बाद में जब हम शुरुआत में जब टॉपिक खत्म हो जाया करेंगे कुछ, तो हम कुछ टफ क्वेश्चंस को भी लेके चलेंगे। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पूछ रहा है सबसे पहले आइडिया किसने रखा संविधान सभा का। तो सबसे पहले आइडिया किन्होंने रखा था, एम एन रॉय ने रखा था। उन्होंने, एम एन रॉय ने। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे बात कर दे और सबसे पहले स्वराज पार्टी लिख दे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा स्वराज पार्टी ने इसकी बात 1924 के आसपास ही कर दी थी। तो बहुत पहले ही स्वराज पार्टी इसके बारे में बात कर चुकी थी, बट इतनी कोई बड़ी डिमांड इतनी क्लियर टर्म पे नहीं थी, तो इसलिए उसे इतना नहीं जोर दिया गया, और ना उसे हम इतना कहीं पढ़ने को पाते हैं। तो मेन यहाँ पे एम एन रॉय ने बहुत साफ शब्दों में इसकी बात की थी, कब, 1934 में। ठीक है। और यहाँ पे इसी के बाद, एम एन रॉय के बाद, जो आपके एक कम्युनिस्ट लीडर थे, तो यहाँ पे आम बात है, कांग्रेस को भी एक डर लगा कि अगर इस तरीके से अगर कम्युनिस्ट संविधान की मांग करेंगे, सभा की मांग करेंगे, तो लोगों में इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी और कांग्रेस जो है वो कम होती दिखेगी। इसलिए 1934 में कांग्रेस ने किसकी डिमांड रखी, इन्होंने भी रखी, बट किसकी, संविधान सभा की। बट ध्यान रखिएगा 1935 में
इन्होंने आधिकारिक तौर ऑफिशियल तौर पर ऑफिशियली किसकी डिमांड रख दी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रख दी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस ने कब इसकी डिमांड रखी कि हाँ हमें अब संविधान सभा चाहिए। नेक्स्ट, इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स आपके चुन के आए थे वो कहां से आए थे? ठीक है, तो कहां कहां से उसमें जो सदस्य आए थे वो सदस्य कहां से थे? तो पहला ऑप्शन कह रहा है 292 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश प्रोविंस से थे, 4 चीफ कमिश्नरी से, और 93 आपके प्रिंसली स्टेट से। उसी तरीके से ये वैल्यू यहाँ पे 294 कर दी गई है, यहाँ पे 4 कर दी गई है, यहाँ पे 91 कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे 291, यहाँ पे 3, यहाँ पे 95 और यहाँ पे 292, 5 और यहाँ पे 92 कर दी गई है। तो संविधान सभा जो हमारी बनी थी उसमें जो मेंबर्स आने थे वो अलग अलग जगह से आने थे और उनको अलग अलग प्रोपोर्शन में रखा गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सही जवाब? यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा करण मैम, दैट विल बी ए। क्या हो जाएगा? ए सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो सीटें जो रखी गई थी संविधान सभा में वो किसके आधार पर रखी गई थी? प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, तो जनसंख्या के आधार पर रखी गई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज के समय में भी अगर हम देखें, ठीक है, इंडिया में, तो जो भी आपकी सीटें आवंटित होती हैं, सीटें जो भी बढ़ती हैं, वो सब सारे चुनाव किसके आधार पर होते हैं? जनसंख्या के आधार पर ही होते हैं, पॉपुलेशन के बेस पे ही होते हैं। ठीक है, चाहे आपका परसीमन आयोग हो, ठीक है, तो डिलिमिटेशन कमीशन या फिर कुछ भी आपका जो किया जाता है वो सब कुछ पॉपुलेशन के आधार पे ही किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी संविधान सभा थी इसमें भी जो सीटें बांटी गई थी वो जनसंख्या के आधार पर बांटी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सीटें जो सेट की गई थी, फिक्स की गई थी, वो 389 फिक्स की गई थी। कितनी? संविधान सभा में टोटल सीटें कितनी फिक्स की गई थी? 389। अभी 389 में से यहाँ पे ध्यान रखिएगा 93 सीटें जो थी वो आनी थी आपकी कहां से? 93 सीटें आनी थी आपकी प्रिंसली स्टेट से। ठीक है, जो देशती रजवाड़े जो थे वहां से आनी थी, प्रिंसली स्टेट से, और 296 आनी थी ब्रिटिश प्रोविंस से। कहां से? ब्रिटिश प्रोविंस से आनी थी। ब्रिटिश प्रोविंस वो प्रोविंस जो ब्रिटिश के अधीन था, जो ब्रिटिश के अधीन था। तो 296 यहां से, 93 यहां से आनी थी। आगे बात करते हैं कि इसी में क्या था। अब आगे 296 को ही और दो तरीके से इस सीटों को तोड़ा हुआ था। ये सीटें और दो तरीके से तोड़ी गई। ठीक है, एक था इसमें क्या नाम है आपका, गवर्नर प्रोविंस। तो गवर्नर प्रोविंस 292 सीटें आनी थी आपकी कहां से? गवर्नर प्रोविंस से। तो जैसे आज के समय में स्टेट होते हैं जहां पे गवर्नर होते हैं, तो समझ लीजिए उसी तरीके से कुछ व्यवस्था है कि 290 सीटें गवर्नर प्रोविंस से आनी थी और 4 सीटें आनी थी आपकी कहां से? आपकी चीफ कमिश्नरीज से। तो ये आपके गवर्नर प्रोविंस और आपका ये आनी थी 4 सीटें आपकी चीफ कमिश्नरीज से, चीफ कमिश्नरीज से। ठीक है, तो यहां पे अब आपको ध्यान रखना है कि ये गवर्नर प्रोविंस से 292 सीटें और यहाँ पे 4 सीटें जो थी आपकी चीफ कमिश्नरीज से। आपसे पूछा जा सकता है ये चीफ कमिश्नरीज कौन थी? आज के समय में जैसे यूटी है वैसा कुछ मान लीजिए व्यवस्था। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश टाइप। तो ये 4 चीफ कमिश्नरीज थी हमारी कौन सी? दिल्ली, अजमेर। तो ये राजस्थान के जितने लोग हैं, आप लोग जो भी राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं, तो राजस्थान के एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि इनमें से कौन सी एक चीफ कमिश्नरी राजस्थान में थी, या इस तरीके से दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, ठीक है, और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, तो ये 4 चीफ कमिश्नरीज थी। तो इस तरीके से सीटों को यहाँ पे डिवाइड किया गया था। एक बात और आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो पूरी सीटें थी इनको डिवाइड किस पे आधार पर किया गया था? वो किया गया था कि इन्हें 3 कम्युनिटीज में बांट दिया गया था। इस पे
मुस्लिम, सिख और जनरल समान है, और ये धर्म के आधार पर था। ठीक है, तो मुस्लिम, सिख और जनरल, तो पूरी कम्युनिटी को 3 भागों में बांट दिया गया। अब जनरल में मतलब जो मुस्लिम सिख नहीं है वो सब जनरल में आ गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे कह देगा कि पूरी कम्युनिटीज को, पॉपुलेशन को बांटा गया था 3 कम्युनिटी में, मुस्लिम, सिख और हिंदू, तो वो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे जनरल है और इसके अंदर सारे बाकी जो रिलीजन है वो इसमें डाल दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से सेपरेट इलेक्टेड की कुछ व्यवस्था देखने को मिलती है कि जनरल वाले जनरल को जो है उसे अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, सिख वाले सिख को और मुस्लिम वाले मुस्लिम को चुनेंगे। ठीक है, तो ये एक मुख्य बात ध्यान रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि आपकी जो संविधान सभा है, ठीक है, जो हमारी संविधान सभा थी, इसमें जो ये आपके सदस्य आए थे, जो ये भी चुनाव हुआ, ठीक है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर ये नहीं था, क्योंकि ये जो मेंबर्स आपके चुन के आ रहे थे, ये जो प्रांतों की विधानसभा थी, उस टाइम प्रांतीय विधानसभा थी, वहां से मेंबर चुन के आ रहे थे। जैसे आज के समय में राज्यसभा से प्रांतों से चुन के आते हैं, वैसे कुछ। ठीक है, तो आम जनता ने इसमें डायरेक्ट भागीदारी नहीं ली थी, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे नहीं था। अगर ये स्टेटमेंट आए इट इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो ये गलत होगा। मुस्लिम, सिख जनरल के बदले हिंदू कर दे तो गलत होगा। तो इस तरीके से चीजों को आपको सोचना है कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? तो यहाँ पे किन्होंने चुना था? आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां से चुन के ये मेंबर्स आपके आए थे। और इलेक्शन सिस्टम क्या रखा था आपका? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो जिसे हम पढ़ते हैं अपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, एकल संक्रमणीय समान अनुपातिक मतदान प्रणाली। ठीक है, तो वही है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। 2 तरीके के इलेक्शन सिस्टम होते हैं, आगे कभी जब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन उसी के हिसाब से तो हम करेंगे। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, सामान्य बहुमत प्रणाली, और दूसरा होता है एकल संक्रमणीय समान मतदान प्रणाली। तो यहाँ पे जो इलेक्शन सिस्टम था सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम था, ध्यान रखेंगे। मुस्लिम, सिख और जनरल में यहाँ पे तोड़ा था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे नहीं हुई थी। और ये 93 मेंबर जो आने थे प्रिंसली स्टेट से, ये कैसे आए थे? ये मनोनीत थे, यानी नॉमिनेटेड थे, तो मनोनीत थे ये। तो अब यहाँ पे बात समझनी है कि अगर ये कहा जाए, ये स्टेटमेंट कहा जाए कि हमारी संविधान सभा जो थी, हमारी संविधान सभा जो थी वो आंशिक रूप से, मतलब पार्शियली, ठीक है, पार्शियली इलेक्टेड थी और पार्शियली नॉमिनेटेड थी, तो ये स्टेटमेंट सही है। बट अगर इसी स्टेटमेंट को इस तरीके से कहा जाए, कंप्लीटली इलेक्टेड थी तो गलत, या कंप्लीटली नॉमिनेटेड थी तो भी गलत हो जाएगी। तो इस तरीके से जब आप अपने चैप्टर्स को पढ़ें, ठीक है, अपने टॉपिक्स को तैयार करें, तो बहुत अच्छे से तैयार करें। और जब आप राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ते हैं, राजस्थान की पॉलिटी पढ़ते हैं, तो उसमें राजस्थान में अगर कुछ भी था इन सब से रिलेटेड तो उसे भी आप ध्यान रखें, जैसे यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन कौन थे संविधान सभा के? तो यहाँ पे हमें मालूम है फर्स्ट इलेक्टेड, बस ये क्वेश्चन था सिंपल सा, ताकि थोड़ी बहुत चीजें उस क्वेश्चन से यहाँ पे हमें पता चल जाए। जब उसने यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट पूछा है, तो वाइस प्रेसिडेंट के साथ हमें जानना होगा कि पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो हमने देख लिया, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो यहाँ पे आपके परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष कौन थे जिन्हें चुना गया था? वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, किस तारीख को मालूम है हमें? 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो हम पहले बेसिक क्वेश्चंस को भी करेंगे, फिर बाद में टफ क्वेश्चंस को देखा करेंगे। चलिए, इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो संविधान सभा के सामने मूव कब किया गया था? ठीक है, तो आरएएस में एक ऐसी बात भी है कि ये थोड़ा डेप्थ में भी चला जाता है। ठीक है, सिर्फ ऊपर ऊपर से ना पूछ के क्वेश्चंस की डेप्थ में भी कभी चला जाता है। तो आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव कब किया गया था? तो यहाँ पे जब हमें संविधान बनाना था तो ऐसा नहीं था कि बस हम जाएं, उठ जाएं और संविधान बनाना शुरू कर दें।
संविधान बनाना है तो ये संविधान बनेगा कैसा ये तय करना है। और ये तय करने के लिए यहाँ पे ज़िम्मेदारी दी गई जवाहरलाल नेहरू जी, कि आप सोचिए कि संविधान कैसा बनेगा। और नेहरू जी ने क्या किया, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए एक ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन बनाया जिसे हम उद्देशिका कहते हैं। आम बात है इसमें क्या थे, उद्देश्य थे, एम थे, ऑब्जेक्टिव थे, कि हमारा संविधान कैसा होगा और इसी के तर्ज पे हमारा संविधान बनाया गया। तो जब उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन जो है बना लिया, तो ध्यान रखिएगा इसे उन्होंने सभा के सामने पेश कब किया? संविधान सभा के सामने उन्होंने पेश कब किया, मूव कब किया? वो थी तारीख आपकी 13 दिसंबर 1946। ठीक है? तो आम बात है जब इन्होंने पेश किया तो एक झटके में ठीक है नेहरू जी ने जो कह दिया ऐसा तो नहीं है उसी बात को मान लेंगे। उसके ऊपर आम बात है पूरी तरीके से बहस चली, वोट हुआ, जो कुछ भी सब कुछ हुआ। और एट लास्ट जाके ध्यान रखिएगा 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया, यहाँ पे अपना लिया गया किसे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को यहाँ पे 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और यहाँ पे मेन बात ध्यान रखनी है हमें एक और, कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसी का शॉर्ट नोट, यानी इसका एक प्रति जो है, छोटा नोट जो है, केवल शॉर्ट नोट कह सकते हैं आप इसे, ठीक है, समरी कह सकते हैं, वही आगे चल के आपकी क्या बन गई, प्रस्तावना बन गई। क्या बन गई, प्रस्तावना बन गई, यानी आपका प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। क्या बन गया, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। और हमें मालूम है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या बताता था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बताता था एम, मतलब इसी के आधार पर संविधान बना है। तो आम बात है जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही शॉर्ट नोट क्या है आपका, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, तो सिंपल सी बात है प्रियम्बल भी आपके एम और ऑब्जेक्टिव बताता है। और इसीलिए जब एम और ऑब्जेक्टिव बताता है तो प्रस्तावना का इस्तेमाल यहाँ पे क्या किया जा सकता है, प्रस्तावना का, प्रियम्बल का इस्तेमाल यहाँ पे संविधान की व्याख्या करने में, इंटरप्रिटेशन में किया जा सकता है। इसलिए प्रियम्बल एक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, क्लियर है बात यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से संबंधित। एक बात और ध्यान रखिएगा, आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि प्रियम्बल में क्या है, प्रस्तावना में क्या है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में नहीं था, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या है जो प्रस्तावना में नहीं डाला गया। तो तकरीबन प्रस्तावना में जो कुछ था वो सब कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था ही। तो हमें मेन बेसिक तौर पे प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जो दिया गया है तकरीबन वो हर चीज यहाँ पे दी गई है। ठीक है, बट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कुछ चीजें थी, जैसे माइनॉरिटी वाली बात, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये सब चीजें कुछ यहाँ पे दी गई थी, जो इसमें यहाँ पे हमें देखने को एज सच डायरेक्ट वर्ड नहीं मिलते हैं। इसमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी साफ है। ठीक है, जो हमें डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इस तरीके के कुछ थोड़े से डिफरेंस आपको इन दोनों में ध्यान रखने हैं। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम दोनों तरीके से क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, प्रीवियस ईयर भी लेके चलेंगे और उससे संबंधित जो और क्वेश्चंस हमें निकल के आ सकते हैं उन्हें भी करते चलेंगे। तो कह रहा है यहाँ पे जन गण मन को किस, यानी नेशनल एंथम को किस साल में अपनाया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। 1948, 49, 50 या 1951। तो आरएएस 1996 में इसे यहाँ पे प्रीलिम्स में पूछा गया कि किस तारीख में यहाँ पे इसे अपनाया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1950 में यहाँ पे इसे अपनाया गया था। समझते हैं यहाँ पे पूरी बात अच्छे से कि यहाँ पे क्या हुआ था। आपका एक तारीख है जिस तारीख को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और असल में जब आप मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी जब संविधान के निर्माण को पढ़ते हैं आप, तो वहां पे एक टॉपिक है आपको जो पूरा ध्यान रखना है कि हमारी जो संविधान सभा है, ठीक है, हमारी जो संविधान सभा है यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसने क्या क्या चीजें करी थी, उसने क्या क्या काम किए थे, कब कब क्या क्या अपनाया था। जैसे उसने नेशनल फ्लैग को कब अपनाया, ठीक है, बाकी सब चीजों को कब अपनाया। तो सारे फैक्ट्स को एक तरफ करते हुए एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है और वहां से आपका क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा।
और जिसमें तारीख है आपकी वो 24 जनवरी 1950। इस तारीख को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, और वो भी कब, इससे पहले जस्ट 26 जनवरी। तो हमें मालूम है 26 जनवरी को हम क्या बनाते हैं, हमारा रिपब्लिक डे बनाते हैं, गणतंत्र दिवस बनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 ये वो तारीख है जिस दिन भारत एक गणतंत्र देश बना था, यानी एक सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर सोवरिन सोशलिस्ट और एक आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बनी थी। ठीक है, सोशलिस्ट भी क्यों डाल रहे हैं, सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री एक बनी थी इंडिया। ठीक है, तो सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री आप हमारी इंडिया 1950 में बनी थी 26 जनवरी, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू किया गया था, कमेंस किया गया था। क्या किया गया था, लागू किया गया था, कमेंस किया गया था। तो आम बात है रिपब्लिक डे बनेगा, और रिपब्लिक डे बनेगा तो 2 दिन पहले हम इतने बड़े फंक्शन में चले गए, इस तरीके से ध्यान रखें 24 जनवरी 1950। और रिपब्लिक डे में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हुआ चुनाव। और किन्हें बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद जी को। तो राजेंद्र प्रसाद बने इस तारीख को भारत के पहले राष्ट्रपति। तो ध्यान रखिएगा, जो 11 दिसंबर 1946 थी, उस दिन ये प्रेसिडेंट बने थे किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के। और यहाँ पे 24 जनवरी 1950 को किसके बने हैं, देश के बने हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पे कुछ और काम किए गए इसी तारीख को। एक तो किया गया नेशनल एंथम को अपनाया गया, और नेशनल सॉन्ग इसे भी अपनाया गया, किसके द्वारा, संविधान सभा के। ठीक है, कि कौन सी होगी हमारी नेशनल एंथम, कौन सा होगा हमारा नेशनल सॉन्ग। एक और चीज की गई, संविधान के ऊपर हस्ताक्षर भी इसी तारीख को किए गए थे। तो जो भी सदस्य थे वो इस तारीख को क्या किए थे, उन्होंने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। और इस तारीख का एक और इंपॉर्टेंस है, वो ये कि इस तारीख के दिन क्या नाम है, ये आपकी थी आखिरी यानी लास्ट बैठक थी आपकी किसकी, संविधान सभा की। तो संविधान सभा की क्या थी, ये आपकी आखिरी बैठक थी। तो ये चीजें आपको रखनी है ध्यान। तो अगर आप 24 जनवरी ये एक तारीख ध्यान रख लेंगे तो एग्जाम में काफी ज्यादा आप लोग क्या कर पाएंगे, क्वेश्चंस को इजी तरीके से कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 हमारा सही जवाब। अब इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जैसे नेशनल एंथम था सेम उसी तरीके से, तो आपका ये क्वेश्चन ऐसे ही है 24 जनवरी 1950 आपसे तारीख में भी पूछ सकता है। ठीक है तारीख में पूछे तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अब आपसे कह रहा है ये वाला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है कि इनमें से कौन सी चीज आपकी 24 जनवरी 1950 को नहीं हुई थी। चलिए, इनमें से कौन सी चीज आपकी 24 जनवरी 1950 की नहीं थी, नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, या फिर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट बने थे भारत के। तो कौन सी चीज आपकी नहीं थी, कब हुई, 24 जनवरी 1950 को नहीं हुई। चलिए, तो जस्ट हमने देख लिया है बहुत डिटेल में कि 24 जनवरी 1950 को क्या क्या चीजें आपकी हुई थी, और उसमें नेशनल फ्लैग जो है नहीं था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रध्वज को नहीं अपनाया गया था, क्योंकि इसे तो जुलाई 1947 में अपनाया गया था। ठीक है, तो ये तो बहुत पहले की बात है। ठीक है, और यहाँ पे ये आपके तीनों चीजें, सॉन्ग, एंथम, राजेंद्र प्रसाद, ये सारी चीजें इस तारीख को की गई थी। तो क्वेश्चन को चाहे इस तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं या फिर वो इस तरीके से पूछ सकते हैं। चलिए, तो हमने अभी पहला क्वेश्चन जो देखा था उसमें कमिटी के ऊपर पूछा था। तो यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है, इस तरीके से क्वेश्चंस बना के पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जो आपकी जो संविधान सभा जो थी, ठीक है, उसमें से कौन सी संविधान सभा में कौन सी समिति जो है यानी कमिटी जो है आपकी जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू जी के पास कौन सी समिति, स्टीयरिंग कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो जस्ट हमने अभी यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन देखा था प्रीवियस ईयर में से, उसी में से यहाँ पे हमने क्या किया था, पूरी कमिटीज को पढ़ा, और अब ये आपका क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पे आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू जी के पास कौन सी समिति थी, स्टीयरिंग कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी, या फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। चलिए,
तो क्या हो जाएगा, हमने देखा है कि इनके पास कौन सी थी, यूनियन पावर कमेटी थी। ठीक है, तो क्योंकि हम यहाँ पे देख चुके हैं कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी, ध्यान रखना है आपको, जेबी कृपलानी जी के पास थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी किसके पास थी, ये आपकी पटेल जी के पास थी। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है स्टीयरिंग कमेटी किसके पास थी। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आपको दोस्तों बताना है कि स्टीयरिंग कमेटी किसके पास थी, सरन मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये क्वेश्चन अब आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, एक और क्वेश्चन, कि जो संविधान सभा के जो मेंबर थे वो कहां से आए थे। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों ने डायरेक्टली चुना था। नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ने नॉमिनेट किया था। फिर उसके बाद कह रहा है जहां पे इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव ऑफ वेरियस प्रोविंसेस एंड नॉमिनेटेड बाय रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट, और फिर कह रहा है नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। चलिए, तो हमने अभी पूरा देखा है कि पूरी फॉर्मेशन किस तरीके थी और किस तरीके से वहां पे चीजें थी। तो यहाँ पे हमने जानते हैं कि दीज आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव ऑफ वेरियस प्रोविंसेस एंड नॉमिनेटेड बाय द रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट। ठीक है, तो ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं अच्छे से, क्लियर है। तो अब हम आते हैं आगे, इसी तरीके के और क्वेश्चंस को हम करते चलेंगे, बट एक क्वेश्चन अब हमने जो पूरा डिस्कस किया है उसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। तो थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको देखनी है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, कि क्या सही होगा। तो पहला कह रहा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज फर्स्ट पर्सन टू बी इलेक्टेड एज प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले पर्सन थे जिन्हें इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पे। ठीक है, तो ये इसे हटा देते हैं, किसके तौर पे, प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था, इलेक्ट किया गया था आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो हमें मालूम है सच्चिदानंद सिन्हा नहीं थे, इलेक्टेड नहीं थे ये। ठीक है, इलेक्ट नहीं किए गए थे, ये तो प्रोटेम स्पीकर थे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। राजेंद्र प्रसाद थे और एस सी मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट थे, तो ये बात सही। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बेहतरीन से क्वेश्चंस को करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर आपको सेशन दोस्तों अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्त यारों के साथ शेयर जरूर करें। तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं जो आरएएस में आए हैं उन्हीं को लेके हम अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, पॉलिटी में चीज़ों में कहाँ तक अपना डेप्थ बनानी है। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इन सबको इन सेशंस के द्वारा करा करेंगे। और यहाँ पे कोशिश ये रहेगी कि पॉलिटी की समझ आपको अच्छे से आ जाए और आप क्या कर पाए, पॉलिटी में अपने मार्क्स पूरी तरीके से एग्जाम में बना पाए। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।